ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਲੋਕਰਣ ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ। ਮੈਂ ਗੁਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰੋਹਤਕ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਨੇ ਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਫੌਜੀ। ਦੀਪਕ ਜੀ ਵੈਲਕਮ धन्यवाद। सत श्री अकाल वीर जी। ਜੀ। ਦੋਸਤੋ, ਕਿਸਾਨੀ ਬਿਨਾਂ ਤਾਂ ਨਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਸਿਰਜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੌਰਾਨ ਨਾ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਐਸਕੇਐਮ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਐ ਤਾਂ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਦੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਸੀ। ਸਦੀ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਸੀ। ਇਹ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਸੀ, ਫਿਰ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਘੋਲ ਤਾਂ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਘੋਲ ਤਾਂ ਫਿਰ ਲੜੂਗਾ ਹੀ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਦੇ ਜੰਗਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦਾ 16 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਉਹ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੰਗਲ ਬਰਬਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਐਸਕੇਐਮ ਦੇ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ। ਕਿਹੜੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਉਹ ਦੀਪਕ ਜੀ ਦੱਸੂਗਾ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ। ਐਸਕੇਐਮ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰਗਰਮ ਹੈ ਤੇ ਦੀਪਕ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ किसान आगुओं की गलबात रखने के लिए। दीप जी की प्रोग्राम ने किसान आगू? देखिए वीर जी, ये सबको पता है कि सदी का सबसे बड़ा आंदोलन आंखों देखा है, आपने भी देखा, हमने भी देखा। इतना बड़ा आंदोलन शायद ही कभी हो पाए, लेकिन अब की बार उससे बड़े आंदोलन की तैयारी इसलिए करनी पड़ी। सबसे पहले तो सरकार ने बोला था एमएसपी के ऊपर कमेटी बनाएंगे, उससे सरकार पूरी तरीके से मुकर चुकी है। और एमएसपी के बगैर किसान का भला कभी हो जाएगा हम सोच भी नहीं सकते, होगा भी नहीं। ऊपर से जो कर्ज माफी है, बड़े बड़े उद्योगपति 3,000 4,000 3400 करोड़ लेके भाग जाते हैं, उनका कुछ नहीं है। लेकिन अगर किसान ने 3,000 रुपए भी कर्जा ले लिया तो उसको या तो फांसी खानी पड़ती है, या जहर पीना पड़ता है, गोली खानी पड़ती है। ये सबको पता है। उस ऊपर से सरकार की नजर हमारी जल जंगल और जमीन के ऊपर है। जमीन को हमारी को बेचना चाहती है, हमारे जंगलों को जो प्राकृतिक देन हमारी उसको बर्बाद करना चाहती है, ये भी सबको पता है। इन सब बातों को देखते हुए एसकेएम ने एक फैसला लिया है। 15 जुलाई को जो लखीमपुर खीरी, जहां पर किसानों के ऊपर गाड़ियां चढ़ाई गई थी, लखीमपुर खीरी के अंदर 72 घंटे का धरना दिया जाएगा। और जो मांगे वहां पर लखीमपुर खीरी में सरकार ने उस समय पर माननी थी, जिनसे अब मुकर रही है, वो मांगे मनवाई जाएंगी। उसके बाद है 31 जुलाई का पूरे भारत बंद का आह्वान है। अगर 72 घंटे के उसमें नहीं मानती, 31 जुलाई को पूरे भारत बंद का आह्वान है। और फिर आंदोलन दोबारा कंटिन्यू होगा। क्यों इसलिए होगा, सरकारों ने जो वायदे किए थे उनसे पूरी तरीके से मुकर चुकी है। जैसे इलेक्शन पास आता है, सरकार वायदा कर लेती है, इलेक्शन निकल गया, वायदे से मुकर जाती है। लेकिन इनको यह पता होना चाहिए था कि सबसे बड़ा इलेक्शन 2024 में होगा। इस सरकार को या तो ये याद नहीं था, या ये जानबूझ कर ये देखना चाह रहे थे, हो सकता है किसान अपनी हिम्मत हार गए होंगे। लेकिन इनको ये नहीं पता कि इन बुजुर्गों के अंदर अभी भी वो जोश है, वो जुनून है, अपनी मांगे हम दोबारा मनवा सकते हैं। और एक चीज का ध्यान रखना पड़ेगा सरकार को, अब की बार सिर्फ एमएसपी पे नहीं रुकेंगे किसान। अगर एमएसपी की जगह एमआरपी के ऊपर ध्यान दे दिया किसानों ने, तो क्या होगा सरकार का, ये सरकार को सोचना पड़ेगा। अगर एमआरपी पे अड़ गए, फिर क्या होगा, फिर हम अपनी फसलों की कीमत खुद तय करेंगे, फिर वो सरकार को सोचना है। और हो सकता है अब की बार एमआरपी पे अड़ जाए। अभी तक तो एमएसपी पे बात चल रही है, एमएसपी पे सरकार मान नहीं रही है। अगर एमआरपी पे अड़ गए फिर क्योंकि अगर ये एक तरफ बोलते किसान एक व्यापारी अपना फसल बेचता है, अगर व्यापारी वाली नीति किसान ने अपना दी और एमएसपी की जगह एमआरपी मांग ली, तो फिर ये कहां जाएंगे वीर, के पास कहीं कोई रास्ता नहीं बचेगा। दूसरी चीज आपको एक छोटी सी बात बताता हूं मैं। आपको ही पता है पंजाब के अंदर जो मत्तेवाड़ा जंगल है उसके ऊपर आंदोलन चल रहा है। वो क्यों चल रहा है उसका आपको रीजन बताता हूं। महाराष्ट्र में अभी सरकार गिरी है, दूसरी शिंदे की सरकार बनी है। जैसे ही शिंदे की सरकार बनी, बीजेपी ने उसमें मदद की थी। उसका सबसे बड़ा कारण और सबसे बड़ा उदाहरण आपको दिखाते हैं। जो महाराष्ट्र के जंगल थे, जिनको रोका हुआ था ठाकरे की गवर्नमेंट ने कि ये जंगल नहीं काटने हैं, नहीं तो ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी हमारे महाराष्ट्र के अंदर, उन जंगलों को काटने का आदेश शिंदे सरकार, शिंदे ने मुख्यमंत्री बनते ही दे दिया कि इन जंगलों को काटो और बेच दो। प्राकृतिक वनस्पतियों का नुकसान कर रहे हैं, इनकी नजर हमारी जमीन के ऊपर है। अब एक तरफ तो ये पंजाब हरियाणा को लड़वाते हैं एसवाईएल और चंडीगढ़ के ऊपर, दूसरी तरफ ना एसवाईएल का पानी पंजाब को मिल रहा, ना हरियाणा को मिल रहा। चंडीगढ़ के ऊपर ना अधिकार पंजाब का, ना अधिकार हरियाणा का। चंडीगढ़ के ऊपर अधिकार ले लिया किसने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने ले लिया। और सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्यों लिया है, आप देखना आने वाले दिनों में वहां को बेच देंगे चंडीगढ़ को। ये चंडीगढ़ के अंदर जितने प्लॉट खाली उसको बेच देंगे, फिर लड़ते रहेंगे हम आपस में। हमारे को क्या मिलेगा, कुछ भी नहीं। ये हमारे को लड़वाते, इसलिए दोबारा बैठ कर मीटिंग हुई है और ये फैसला लिया गया कि फिर से मिलकर लड़ेंगे और अपने अधिकार वापस लेंगे। नवे सिरे तो संघर्ष की शुरुआत करनगे किहड़े-किहड़े जथेबंदियां ने?
देखिए वीर जी, जो 21 जत्थेबंदियां जिन्होंने 22 जत्थेबंदियों ने जिन्होंने चुनाव लड़ने का फैसला किया था, उनसे बातचीत की। आराम से हमने पहले बोला था कि आपने चुनाव लड़ दिया, अगर आप फ्री हो, अगर आप सहयोग देना चाहते हो तो ठीक है, लेकिन अब की बार एक चीज का ध्यान रखा जाएगा, इनको उतनी अगुवाई का मौका नहीं दिया जाएगा जितना पहले दिया गया था। नहीं तो फिर बीच में कहीं चुनाव आ जाएंगे और ये छोड़ कर चले जाएंगे। इसलिए ऐसा कोई मौका इनको नहीं दिया जाएगा। बाकी पंजाब के अंदर से टल्लेवाला साहब है, उगरा जोगेंद्र सिंह उगरा जी हैं, इनकी बहुत बड़ी जत्थेबंदी है। उधर से उत्तर प्रदेश से है, टकैत यूनियन है, हरियाणा से भी सभी यूनियनें समर्थन कर रही हैं। बाकी और जो महाराष्ट्र की, गुजरात की जितनी यूनियनें हैं, सभी ने समर्थन किया है कि हम इस पे लड़ने के लिए तैयार हैं और हम आपका पूरा सहयोग करेंगे। सभी तकरीबन पूरे देश की जत्थेबंदियों ने इसमें समर्थन दिया है। जो जत्थेबंदियां या जो यूनियन सरकार ने बना रखी है, वो क्यों समर्थन करेंगी? वो अगर समर्थन भी करेंगी तो ऐसे टाइम पर करेंगी जब हम जीतने वाले होंगे। इसलिए उनका भी ध्यान रखा जाएगा, कहीं वो बीच में ना आ जाएं। अब की बार आंदोलन जो होगा ना वीर जी, उसका पहले से ही एक खाका तैयार किया जाएगा, कोई और बीच में ना घुस जाए, कहीं आंदोलन में कोई खराबा कर दे और आंदोलन खराब हो जाए। अब की बार फिर वैसा ही आंदोलन होगा, बिल्कुल शांतिपूर्वक आंदोलन होगा और ऐसे ही बैठ के अपनी मांगों को मनवाएंगे। ਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਵੀ ਨਵੀਆਂ ਜੁੜੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਜੋ ਮੰਗਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਛੱਡੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਮੁੜ ਲੜਿਆ जाऊगा? बिल्कुल है, मांगे नई मांगे हैं, जैसे अभी ये अग्निवीर की योजना लेके आए हैं। पंजाब विधानसभा में भी इसको पास किया गया कि हम अग्निवीर का विरोध करते हैं। आपको ही पता है, पंजाब विधानसभा ताजा पहला राज्य बना है देश का पंजाब जिसने विरोध किया अग्निवीर का। विधानसभा के अंदर से प्रस्ताव पास किया कि हम अग्निवीर का विरोध करते हैं। ये कौन सा मतलब है? और दूसरी बात, अग्निवीर है, फिर बिजली बिल जो ये लेके आ रहे हैं, अभी तक लेके नहीं आए हैं, लेकिन ये लेके आना चाहते हैं। बिजली बिल अधिनियम जो 2022 इन्होंने बनाया हुआ है, वो इसमें जुड़ा हुआ है। पानी का मुद्दा सबसे बड़ा है जो इसमें अब जुड़ेगा, क्योंकि पानी के मुद्दे पानी के ऊपर लड़वाया, खासतौर पर हरियाणा और पंजाब को जाता है एक एसवाईएल नहर के ऊपर। बाकी नहरों का कोई जिक्र नहीं, जबकि सबसे ज्यादा पानी की कमी हरियाणा और पंजाब में है। ये नहीं कि पंजाब के पास पानी है, जिसमें पंजाब बोला जाता पंच प्लस आब, 5 नदियों का देश पंजाब को बोला जाता, अगर आप पढ़ोगे इसका पूरा मतलब। और पंजाब के अंदर ही पानी की कमी है, तो आप पूरे देश के हालात समझ सकते हो कि देश के अंदर पानी की कितनी कमी होगी। जिस पंजाब को नदियों का देश बोला जाता है वहीं पानी नहीं है, बाकी देश में पानी कहां पे होगा? पानी की मांग एक सबसे बड़ी मांग होगी, जिसकी तरफ आज तक किसी भी सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया है। वहां ध्यान का दिलवाया जाएगा और पानी का जो पूरे देश का मुद्दा है वो हल करवाया जाएगा। पानी की मांग जुड़ी है, अग्निवीर वाली जुड़ी है, एमएसपी वाली, कर्ज माफी वाली वो पहले से ही है ही। और जो अगर सरकार और कोई नया कानून लेके आना चाहती है, वो भी इसमें जुड़ेगा। जैसे अभी हरियाणा में एक कानून लेके आए थे ये, कि बगैर किसान को बताए उसकी जमीन की कुर्की कर ली जाएगी, वो भी इसमें जुड़ा हुआ है, उसको भी वापस करवाया जाएगा। मांगे बहुत हैं, लेकिन जो मेन मेन मांगे हैं वो यही मांगे हैं। इनके ऊपर ये आंदोलन चलेगा, पहले इनको मनवाएंगे, बाकी मांगे तो फिर अपने आप मान लेंगे ये। ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਹੋਊਗਾ ਇਸ ਵਾਰ? ਕਿਸ ਪੱਧਰ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਊਗਾ? विरोध वही है वीर जी, पहले अपना शांतिपूर्वक अपने सूबे वाइज करेंगे विरोध, जो अपना धरना प्रदर्शन है वो करेंगे। अगर सरकारें मानती है तो ठीक है, नहीं मानती हैं तो दिल्ली दूर नहीं है किसानों के लिए, दिल्ली किसानों की है, किसानों से दिल्ली बनी है। और ये तो सबको पता है, अगर आदमी रहेंगे, इंसान रहेंगे तो ही शहर रहेगा, इंसान ही नहीं होगा तो शहर कहां से होगा? जो अन्नदाता पूरे देश का पेट भरता है, उस अन्नदाता को बिल्कुल मिट्टी में मिलाने के लिए तैयार, उसकी जमीनों पर कब्जा करने के लिए तैयार है। ऐसी सरकार हमने जिंदगी में पहली बार देखी है, जिनको पिछले आंदोलन में 720 किसानों की शहादतें दिखाई नहीं दी, उनके ऊपर एक शब्द आज तक भी नहीं बोले प्रधानमंत्री साहब। ये बात क्या किसान भूल गए हैं? किसी भी बात को नहीं भूले हैं, हर चीज का हिसाब होगा। इन्होंने जो केस लगाए हुए हैं, अभी तक केस भी पूरे वापस नहीं किए हैं। ਤੇ ਡਿਪਟੀ ਜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਵੀ ਇਹਦੇ ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰ ਲੋਕ ਸਵਾਲ ਵੀ ਖੜਾ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਐਮਐਸਪੀ ਤੇ ਲੜਨਾ ਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਲੜ ਲੈਂਦੇ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਕਿਉਂ ਆਏ? आपको बताया ना वीर जी की अब की बार बहुत सी चीजों का ध्यान रखा जाएगा। उस समय पे एमएसपी की लड़ाई के लिए कुछ जत्थेबंदियां तैयार थी, कुछ जत्थेबंदियां तैयार नहीं थी, और आंदोलन बहुत बड़ा था। इसकी वजह से अगर आपस में जत्थेबंदियां वहां पे लड़ती, क्योंकि पूरे देश की नजर एसकेएम के ऊपर थी, वो एक गलत संदेश जाता कि जब इनकी आपस में नहीं बनती तो सरकार से क्या लड़ेंगे। सबसे बड़ी बात यह थी सोचने वाली। उसको देखते हुए एसकेएम ने मीटिंग की और बोला था कि शांतिपूर्वक स्थगित कर देते हैं। आंदोलन खत्म नहीं हुआ था, ये मैंने आपको बताया भी था, सबको बताया था। आंदोलन खत्म नहीं हुआ था, आंदोलन वैसे का वैसा चला हुआ था, स्थगित किया था ताकि जो बीच में मनमुटाव हो गए थे, मतभेद हो गए थे, उनको दूर किया जा सके। और हो तकरीबन तकरीबन वो मतभेद दूर हो चुके हैं। और जो सरकारी आदमी घुसे हुए थे बीच में, उनकी भी पहचान तकरीबन देश को भी होगी और विदेशों तक हो चुकी है।
जो सरकारी लोग आंदोलन के बीच में घुसे हुए थे। अब की बार हर पहलू को ध्यान में रखते हुए और शांतिपूर्वक आंदोलन होगा। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਜੋ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਦਾ, ਐਮਐਲਏ ਬਣਨ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲਿਆ ਸੀ। देखो, जिन्होंने आंदोलन आंदोलन के दौरान आंदोलन खत्म होने के बाद जिन्होंने चुनाव लड़ा था, जिन जत्थेबंदियों ने, उन जत्थेबंदियों से बातचीत की गई है। अगर आप आते हो किसान बन के, अब की बार अगुवाई में शायद ही उनको लिया जाएगा, क्योंकि अगुवाई वो लोग करेंगे जो कभी जिंदगी में चुनाव नहीं लड़ेंगे। अगुवाई वही करेंगे जो हमेशा जिंदगी भर किसानों की मांग को आगे उठाएंगे। ये नहीं कि एक बार किसान नेता बन गए फिर राजनीति में चले गए, फिर किसान नेता बन गए। ऐसे लोगों पे विशेष नजर रखी जाएगी और उनको अब की बार ऐसी कोई पावर नहीं दी जाएगी जिसकी वजह से वो कोई नुकसान कर सके। ਓਕੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜੋ ਲਖੀਮਪੁਰ ਘਟਨਾ ਦੇ ਕਿਵੇਂ ਅੰਦੋਲਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕੇਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤਹਿਤ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦਾ ਪਿਆ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ? देखिए वीर जी, आपने सही बोला, वो केस कानूनी प्रक्रिया के तहत चल रहा है, लेकिन वो कौन सी कानूनी प्रक्रिया है? जिसने किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ाई थी वो तो जेल के अंदर भी आराम करे, उसके ऊपर एसी लगे हुए हैं। जिन किसानों ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी उनको मारा जा रहा है, कूटा जा रहा है, उनके ऊपर जानबूझ कर देशद्रोह तक के केस लगाए जा रहे हैं, उनको आतंकवादी बोला जा रहा है, उनको खालिस्तानी बोला जा रहा है। जिन किसानों ने केस दर्ज करवाए थे उनको ये बोला जा रहा है। वहां पर तो मतलब एक टाइप का गुंडा राज कर रखा है कि कोई भी बोले उसको उठा के जेल में डाल दो। आपको पता है जो लखीमपुर खीरी कांड का गवाह था, पीछे आपने भी दिखाया था, अपने चैनल के ऊपर भी दिखाया था, उसको मारा कूटा गया था, उसके ऊपर हमला किया गया था। वो किसने किया था? वही सरकार ने किया था, कोई अलग से बाहर से तो नहीं आया था। लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। इस देश के अंदर किसान और जवान के नाम पर वोट मांगी जाती है, किसान और जवान की कहीं पर सुनवाई नहीं होती। ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਹੁਣ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ, ਕਿਵੇਂ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਬਾਰੇ? बीजेपी, या तो बीजेपी के अंदर घमंड इतना ज्यादा है कि इनको ईवीएम के ऊपर इतना भरोसा है कि इनको वोट ही नहीं चाहिए। जिस हिसाब से बीजेपी के नेता बयानबाजी करते हैं कि कोई नए कानून फिर आ जाएंगे, किसान का क्या, किसान मरता रहता, इस टाइप की बयानबाजी आपने भी देखा था। जब किसान आंदोलन के लिए चले थे तो खालिस्तानी है, आतंकवादी है, इनको फंडिंग बाहर से होती है, चाइना से होती है, पाकिस्तान से होती, इस तरह के एलिगेशन किसानों के ऊपर लगाए गए थे। बीजेपी के अंदर पता नहीं कौन सा घमंड है, किसान मजदूर जवान को ये कुछ समझते ही नहीं। हर एक सरकारी प्रॉपर्टी को बेच दिया, किसानों को नहीं छोड़ा, जवानों को नहीं छोड़ा, और तो और भारतीय सेना तक को इन लोगों ने नहीं बख्शा। 4 साल की नौकरी बिना पेंशन की, इन्होंने ये कौन सा मास्टर स्ट्रोक है, कोई बता सकता हमारे को? एक जवान जो बॉर्डर के ऊपर रहेगा, खतरे के मुंह में रहेगा, उसको तो पेंशन नहीं। एक गुंडा, बलात्कारी, हत्यारा अगर 2 महीने के लिए भी नेता बनता है तो वो 1 लाख रुपए पेंशन लेता है। ये कौन सी स्कीम है? सोचने वाली बात है वीर जी, कहां से स्कीम आई है? और इसका एक सबसे बड़ा रीजन बताऊं, आज जापान के प्रधानमंत्री थे शिबो शिंजे जो थे, उनको गोली मार दी गई। सुनने में ये आया है जो उनको गोली मारी गई है ना, वो जापान की यामागामा एसडीएफ, 4 साल की नौकरी होती है उनकी भी बिना पेंशन वाली नौकरी, उस सेना का जवान बताया गया वो। तो ये कौन से सैनिक तैयार कर रहे हैं? आगे बेरोजगारी मुंह आए खड़ी है, ये तो गुंडे तैयार होंगे। आगे इनको नौकरी नहीं मिलेगी, 4 साल के बाद हथियार चलाना इनको आ ही जाएगा, तो ये तो गुंडागर्दी और अराजकता फैलेगी देश के अंदर, उसको तैयार किया जा रहा है। या तो इस स्कीम को यहीं के यहीं रोक दिया जाए, नहीं तो ये तो गुंडे तैयार कर रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज ये है, बैंक वालों एक बार आवाज उठाई, शांत हो गए, जेबीटी के टीचर निकाले गए, शांत हो गए। अभी उत्तर प्रदेश के अंदर स्कीम लागू कर दी गई, जो 50 साल से ऊपर पुलिसकर्मी उनको जबरदस्ती रिटायर किया जा रहा है, लागू हो चुकी है स्कीम। जो सर्विस एक्स सर्विसमैन, भारतीय सेना के जवान जो पहले पेंशन आए थे, जैसे हम पेंशन आए हुए हैं, हमारे वेलफेयर खत्म कर दिए गए। आर्मी से आदेश दिलवा दिया गया, आर्मी हेडक्वार्टर से आदेश आ चुका है। जो हमारे परिवार को वेलफेयर मिलता था ना, जिस परिवार से हम पैदा हुए बने हैं, हमारे परिवार के पूरे वेलफेयर खत्म कर दिए गए हैं। ये कहां से आदेश आ रहे हैं? इन्होंने सेना पे भी कंट्रोल कर लिया, हर चीज पे कंट्रोल कर लिया। हमारे पास कौन सा रास्ता बचा? एक रोड का रास्ता बचता जहां शांतिपूर्वक बैठकर हम अपनी मांगे मनवा सकते हैं। या तो ये सरकार ये बोल दो देश में लोकतंत्र पूरी तरीके से खत्म कर दिया है हमने, तुम्हारे आंदोलन का कोई फायदा नहीं है। या फिर पूरे देश की या तो आंखें खुल जाएंगी या फिर खत्म ही हो जाएंगे। एक काम होगा। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਦੀਪਕ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ, ਇਸ ਵਾਰ ਕੀ ਕਿਸਾਨ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਸਾਥ ਦੇਣਗੇ ਜਿਵੇਂ ਖੇਤੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ?
पहले कानूनां दे अंदोलन दौरान दिता गया सी। देखिए वीर जी, ये आपका सवाल बिल्कुल जायज है, क्योंकि अब की बार किसानों के मन में बहुत बड़ा एक सवाल, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है सभी किसानों के मन में, कि हमने 13 महीने तक वहां तक बैठे हमने क्या हासिल किया। क्योंकि सरकारों ने भी टीवी में गलत दिखा दिखा के, टीवी में प्रचार कर करके उनके मन को बिल्कुल तोड़ा हुआ है। लेकिन दोबारा से अपनी मेहनत करेंगे, उनको जाएंगे, उनको समझाएंगे कि अब की बार ऐसा कोई शामिल नहीं किया जाएगा, और वही जो आप चाहोगे वही होगा। सबसे पहले जितने भी किसान जो आंदोलन में शामिल थे उन सबके पास जाएंगे, उनको समझाएंगे, आप बताओ कैसे मांग रखनी, किस तरीके से रखनी है। अब की बार एक जो छोटे से छोटा किसान, अगर 4 साल का बच्चा भी आंदोलन में आता ना, तो उसकी भी सुनवाई की जाएगी। अगर उसके मन में कोई सवाल है, उसका जवाब दिया जाएगा, उसको पूरे तरीके से सेटिस्फाई किया जाएगा। ये नहीं कि अब की बार ऐसे आंदोलन हो जाएगा, किसी की सुनवाई नहीं, जो आगे अगुवाई कर रहा है सिर्फ वो ही बोलेगा, नहीं। अब की बार सभी की सुनवाई होगी, जिसके मन में जो सवाल होगा उसका जवाब सरकार से लिया जाएगा। जी बिल्कुल दीपक जी, बहुत बहुत शुक्रिया गलबात रखने के लिए, धन्यवाद ਤੁਹਾਡਾ। धन्यवाद वीर जी। ਜੀ ਦੋਸਤੋ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੀ ਰੋਹਤਕ ਤੋਂ ਦੀਪਕ ਕੁਮਾਰ ਫੌਜੀ ਜੀ। ਦੀਪਕ ਜੀ ਨਾਲ ਅੱਜ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੋ ਐਸਕੇਐਮ ਦੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖੇਤੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਹੋਰ ਅੰਦੋਲਨ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਹੋਰ ਕੀ ਜੋ ਅਪਡੇਟ ਹੋਊਗੀ ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਲੋਕਰਾਣਾ ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ। ਧੰਨਵਾਦ।